हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा आज के लेक्चर में जो हम लोग बात करेंगे वो कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर करेंगे। जैसे पिछले क्लास में या पिछले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था क्वांटम से रिलेटेड मैटर, क्वांटम पढ़ी, क्वांटम के टाइप्स पढ़े और उसके बाद हमने आपको क्वांटम के एग्जाम्पल पढ़ाए थे। बेटा आज हम लोग जो बात करेंगे वो सबसे पहले बात करेंगे ऑफ बाउ रूल पर। ध्यान दें, ऑफ बाउ का नियम क्या है और इसके आधार पर ऊर्जा लेवल या तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑफ बाउ का नियम। ध्यान दें, अब रीजन ये आया कि हम ऑफ बाउ को नियम को क्यों पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी तत्व हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वह डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉन पर। बात समझ आ रही है। और हम यह क्लियर करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से कि कौन इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में, ऑर्बिट मींस किस कक्षा में, किस उपकोष में, किस कोष में उपस्थित होता है, उसके सीक्वेंस को हम लोग पढ़ेंगे ऑफ बाउ के नियम में। मेरी बात समझ आ रही है। अब आपसे कोई कहता है कि ऑफ बाउ है क्या। बेटा ऑफ बाउ जो है यह एक जर्मन शब्द है जिसका मीन्स होता है बिल्डिंग अप, दैट मीन्स निर्माण करना। अगर कोई कहता है कि ऑफ बाउ जो है क्या है, वो एक जर्मन शब्द होता है जिसका मीन्स होता है बिल्डिंग अप, और बिल्डिंग अप का मीन्स होता है निर्माण करना। तो यहां पर अगर हमसे कोई कहता है कि आप ऑफ बाउ का नियम लिखिए, तो देखिए जरा एक मिनट के लिए। ऑफ बाउ नियम के अनुसार, ऑफ बाउ नियम के अनुसार किसी परमाणु के कक्षक में इलेक्ट्रॉन का वितरण, इलेक्ट्रॉन का वितरण ऊर्जा के बढ़ते क्रम में होता है। किस क्रम में होता है? बढ़ते क्रम में। कहने का मीन्स अगर कोई आपसे कहता है कि ऑफ बाउ का नियम क्या है, तो आप एक सिंपल सी बात कह सकते हैं कि जो ऑफ बाउ वर्ड है यह एक जर्मन शब्द होता है जिसका मीन्स होता है बिल्डिंग अप, और बिल्डिंग अप का मीन्स हुआ निर्माण करना। तो हम कह सकते हैं इस नियम के अनुसार किसी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का जो वितरण होता है वह ऊर्जा के किस क्रम में होता है? बढ़ते क्रम में। अब रीजन ये आया ऊर्जा का बढ़ता क्रम कौन सा है, तो आप सिंपल सी बात समझिए। अगर आप विद डायग्राम देखना चाहते हैं तो वैसे देख लीजिए, और अगर आप जनरल देखना चाहते हैं तो हम आपको वह रूल भी बताते हैं। पहले विद डायग्राम देख लीजिए। हम करेंगे क्या, आपको पता है कि अभी तक जो हमने ऑर्बिटल पढ़े, जो कक्षक पढ़े, उनमें हम लोगों ने पढ़ा कक्षक कितने प्रकार के होते हैं? 4, जिनमें आपने पढ़ा S, P, D और F। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दें कि हमने पहली कक्षा लिखी 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F, 5S, 5P, 5D, 5F, 6S, 6P, 6D, और ये पढ़ा हमने 7S। आपके माइंड में ये वर्ड आया होगा, यहां पर हमने ना 1P लिखा, ना 1D लिखा, ना 1F लिखा। हमने 2P में ना 2D लिखा, ना 2F लिखा। 3D में हमने 3F भी नहीं लिखा।
जबकि हमने 4 में 4f और 4d का यूज किया। बेटा उसका एक सीधा सा रीजन है, आपने पढ़ा बोहर मॉडल में कि किसी परमाणु के कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो किसी परमाणु की कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह 2n स्क्वायर नियम के अनुसार भरे जाते हैं। वहां पर आपने पढ़ा कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। अब अगर हम चौथे में 32 पहुंच गए तो सीधी सी बात, जो 5वीं कक्षा होगी 32 से कम, तो जनरल हम इमेजिन नहीं कर सकते 32 से ज्यादा ही चलेंगे, 32 चलेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट की बात यह है कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और आप जानते हैं कि जो s ऑर्बिटल है वो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता है? 2। तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसमें आ गए? s ऑर्बिटल में। तो p, d और f की हमें कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हम pdf को नोट नहीं करते। वही यहाँ पर है, दूसरे में आपने पढ़ा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 को s ऑर्बिटल में ले लिया, 6 को p ऑर्बिटल में ले लिया, तो d और f की हमें कोई जरूरत नहीं है। आपने तीसरे में देखा s ने 2 ले लिया, p ने 6 इलेक्ट्रॉन ले लिए, d ने 10 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 18 हो गए। अब f की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर? तो यहां पर देखिए 32 इसमें 32। अब आप कहेंगे यहां से आपने f हटा दिया, यहां से pdf सभी हटा दिया, तो हमारे जो टोटल एलिमेंट्स हैं वो 118 है। अगर हम 118 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो यहां तक इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं ऊर्जा लेवल, एनर्जी लेवल के आधार पर, ऊर्जा स्तर के आधार पर। देखिए कैसे हमने इस तरह से क्रॉस किया, इस क्रॉस लाइन पे जरूर ध्यान दें। अगर ये आप भूल जाते हैं तो फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में प्रॉब्लम होती है। यहां पर आप देखिए ये एरो बता रहा है 1s से हम लोग कहाँ जाएंगे? 2s में, 2s से मूव करके कहाँ जाएंगे? 2p में, 2p से फिर कहाँ जाएंगे? 3s में, 3s के बाद फिर कहाँ जाएंगे? 3p में, 4s फिर कहाँ जाएंगे? 3d में, ठीक है। 3d के बाद कहाँ जाएंगे? 4p, फिर ये 5s। तो इस तरह से यह ऊर्जा इस तरह है। हम बाद में आपको ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि अगर हम किसी ऑर्बिटल की बात करते हैं तो जैसे यहां पर हमने 1s से 2s गए, 2s से 2p गए, 3s गए, लेकिन 3s के बाद 3p गए, 3p के बाद आना क्या चाहिए? 3d, लेकिन हमने यूज किसका किया? 4s का। ऐसा क्यों किया इसका हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग जो जनरल सी बात पढ़ेंगे वो जनरल सी बात यह पढ़ेंगे कि अगर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, सिंपल से अगर कोई बात होती है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण हुआ वो किस प्रकार से ऊर्जा के बढ़ते क्रम में हुआ, तो एक रूल होता है आपका n+l रूल। ध्यान दें, इस पर चर्चा करेंगे थोड़ा रुकने के बाद। तब तक आप पहले इसको देखिए। ये हमने कहा डायग्राम आप ये जान सकते हैं किसका एनर्जी लेवल ज्यादा है और किसका एनर्जी लेवल कम। ठीक है, हमने आपसे कहा कि दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे आप जानते हैं डबल एस, तो आप इसे लर्न करने के लिए आसानी से पढ़ सकते हैं। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब जो आपके पास से RTPS आया, इससे आप कुछ भी कह सकते हैं, जैसे आप मजाक बोल सकते हैं फालतू का दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है। FDPS फालतू का दिल्ली पब्लिक स्कूल, यह आपके लर्निंग प्रोसेस पे है, कितने अच्छे से आप लर्न कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए S कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 1 से, तो आप S को 1 से लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8s, 8s तक है। फिर P कहाँ, किस नंबर से स्टार्ट किया आपने? दूसरे ऑर्बिट से, तो P को हम लोग काउंट कहाँ से करेंगे? 2 से। 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। आपने D को कहाँ से स्टार्ट किया? देखिए D को 3 से स्टार्ट किया आपने D को, तो क्या लेंगे हम? 3d, 4d, 5d, 6d। और F में आपने बात कहाँ से की? 4 से, 4f। तो हम लोग क्या करेंगे?
4F और ये होगा आपका 5F। मेरी बात समझ आ गई? तो हमारे कहने का मीन्स हम इस सीक्वेंस को अगर याद कर लेते हैं और अपने माइंड में इतना रखते हैं कि S में कहां से स्टार्टिंग करेंगे 1 से, P में कहां से करेंगे 2 से, D में कहां से करेंगे 3 से और F में कहां से करेंगे 4 से। अगर ये अपने माइंड में हम लोग सेट कर लेते हैं तो हम आसानी से आप नियम के द्वारा एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। बात समझ आ गई? यहां पर ध्यान दें, S 1 से स्टार्ट किया, P को 2 से किया, D को 3 से किया, F को 4 से किया हमने, ठीक है। अब जैसे हमारे पास कुछ एलिमेंट है जो कि गिवन है, जैसे आपने कहा हाइड्रोजन, फिर कहा आपने हीलियम, फिर कहा आपने लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बात समझ आ रही है? तो हमारे कहने के मीन्स अब इनका जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना चाहें तो कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे? आपको पता है कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा कितना होता है 1, हीलियम का कितना होता है 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, ठीक है। बात समझ आ गई? हम यहां से भी आपको आगे स्पेस रखने का बता देंगे, तब तक आप यहां तक ध्यान में। जैसे हम हाइड्रोजन की बात आई बेटा, हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। हम लोग स्टार्टिंग क्लास करेंगे 1s से जाएंगे, ये 1s लिखा हुआ है, हमने यहाँ पर 1s लिखा, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। S में मैक्सिमम हो कितने सकते हैं 2, मुझे रिक्वायरमेंट कितने की 1 की, मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा, क्या लिखूंगा 1। फिर मैं यहाँ पर गया, क्या लिखा हुआ है हीलियम, कितना परमाणु क्रमांक है 2, हमने। लेकिन स्टार्ट हर बार जब नए एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हर बार हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, दैट मीन्स 1S से ही चलेंगे। तो 1S लिखा, कितने इलेक्ट्रॉन है 2, रिक्वायरमेंट S में होते भी कितने हैं 2, रिक्वायरमेंट भी 2 की है, हमने 2 यहां पर भर दिए, 2 यहां पर हमने भर दिए। बात में समझ आ रही है? किसी को दिक्कत? मैं आपसे कह रहा था कि मान लीजिए हमें हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, हीलियम लिखा हुआ है, ये मैंने क्या किया कि जैसे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, अब दैट मींस का मतलब ये है कि हीलियम का जो परमाणु क्रमांक है वह 2 है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो ये हमारे पास 1s। जब भी किसी नए इलेक्ट्रॉन का, नए एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हम स्टार्टिंग से ही करेंगे। 1s लिखा, 2 की रिक्वायरमेंट थी, हमने यहाँ पर 2 लगा दिया। मेरी बात समझ आएगी? श्योर है आप? आगे देखिए, जैसे हमने यहां से किया लिथियम, हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, स्टार्ट कहां से करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s से, 1s से स्टार्ट किया। S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं 2, हमने आपको बताया कि S में 2 रह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, P में 6, D में 10 और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो अगर हमारे पास S में 2 हो गए, फिर रिक्वायरमेंट हमें कितने की है 3 की, तो अभी 1 इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे पास कम, जब कम है तो हम तुरंत 1s के बाद कहां जाएंगे, हम 2s में एरो के साथ चलेंगे, 2s ले लेंगे, या इधर पे देख लीजिए 1s के बाद कहां जाएंगे हम 2s में, और यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन रख देंगे 1, तो 2 और 1 कितना हो गया 3। हम कह रहे हैं बेरिलियम का 1s 2, 1s के बाद कहां जाएंगे 2s में, 2s में गए 2 है, 2 की रिक्वायरमेंट 2 कितना हो गया 4। हम बोरान का करेंगे 5 है, 5 में हम पहले फिर 1 से स्टार्ट करेंगे, S में 2 से ज्यादा रख नहीं सकते, 1s में गए 2s में गए, 2 कितना हुआ 4, 2p में जाएंगे तो p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, हमें रिक्वायरमेंट कितने की है 1 की, तो यहां पर कितना पुटअप कर देंगे हम 1 पुटअप कर देंगे। बात समझ में आ रही मेरी? किसी को डाउट यहां तक? आगे देखिए, मान लीजिए हम कार्बन में बात करें, फिर हम यहां से स्टार्ट करेंगे 1s से, 1s2 2s2 2p, अब p में मैक्सिमम 6 होते हैं, अभी हमने भरा कितना है 1, मतलब हम इसमें 2 रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 तक कर सकते हैं, ठीक है। आगे तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई। इसी प्रकार यदि हम नाइट्रोजन का करते हैं 7, तो 1s2 2s2 p में कितना हो जाएगा 3,
इसी प्रकार जब आप ऑक्सीजन का करेंगे तो लास्ट में आ जाएगा 2p4, आप फ्लोरीन का करेंगे तो आ जाएगा 2p5, नियॉन का करेंगे आप आ जाएगा 2p6। लेकिन जब आप करेंगे सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11, कितना होता है 11, बात समझ आ रही है। 11 होता है एटॉमिक नंबर, किसका करेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे 1s2 2s2 2p6 10 हो गए, लेकिन भरने कितने हैं 11, इसमें p में 6 से ज्यादा नहीं भर सकता मैं, तुरंत 2p के बाद कहां जाएंगे हम 3s पे, कहां जाएंगे हम 3s में, और 3s में कितना भरेंगे 1। इसी प्रकार जब मैग्नीशियम का करेंगे तो यहां पर क्या जाएगा 3s2। मेरी बात समझ में आ गई? किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम? रफ करने जा रहा हूं, सिर्फ डायग्राम रह जाएगा, बाकी सब रफ कर दूंगा, तब तक नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। देखिए आगे, अब मान लीजिए कोई आपसे कहते हैं सिलिकॉन का करिए 14 एटॉमिक नंबर होता है, ऐसा बिल्कुल आसान है, आप कर सकते हैं 1s2 2s2 2p6। 1s पे गए 2 भरा क्योंकि इसमें 2 होते हैं, 2s पे गए 2 भरा क्योंकि 2 होते हैं, 2p पे गए 6 होते हैं, 6 भर दिया हमने, 6 4 10, भरना कितना है 14। तो 2p के बाद कहां जाएंगे 3s, s में 2 भर दिए 6 दोबारा हो गए, 3s के बाद कहां जाएंगे हम 3p में, और p में जब जाएंगे इस कॉमा का विशेष ध्यान दें बाय मिस्टेक कि जैसे ये 1s हुआ तो कॉमा लग जाएगा, ये दूसरी के अच्छा यहां तक है तब कॉमा यहां लगेगा, ठीक है। तो 3s और ये 3p, तो 3 to 2 हो जाएगा, 2 4 10 12 और ये कितना हो गया 14 हो गया। बेटा यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? बात से समझ आ रही है? अब मान लीजिए कोई आपसे कह रहे 21 का करिए, आप स्कैंडियम का करिए, अब आप ये कह रहे मुझे पता नहीं, अरे बिल्कुल सिंपल सी बात, स्टार्ट करिए 1s से, 1s पे गए 1s2 2s2 2p6, फिर 3s पे जाएंगे 3s2 3p पे जाएंगे 3p6, अब 3p के बाद देखिए कहां जा रहे हैं 4s में, तो 4s2 4s के बाद कहां जा रहे हैं देखिए आप 3d में। अब d में हमें कितने भरने हैं गिन लीजिए, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 18 2 20 20 और 1 21। मेरी बात समझ आ गई? इस तरह से आपको 1 से लेकर 30 तक क्या करना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिससे हम लोग कौन सा रूल पढ़ चुके होंगे ऑफ-बाउ का नियम। बेटा हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे पाउली के अपवर्जन नियम पर, हुंड की अधिकता बहुलकता सिद्धांत पर, और उसके साथ साथ हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत पर। ओके, नोट करिए।